हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बिहाइंड कैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं और किस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसमें पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मास डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब हमारे पॉइंट मासेस अलग अलग पॉइंट के ऊपर रखे हुए हैं और उनके बीच में गैप है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देखेंगे। और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल ये होता है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल होगा जैसे रोड। तो रोड है, जैसे ये पेन है मेरे पास, तो इस पेन में आप देख पा रहे हैं इसके टू एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और टू एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी गैप नहीं है। बट अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, मान लो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट मास है, मान लेता हूँ ये मास m1 है और दूसरा पॉइंट मास यहाँ पर है मेरे पास, ये मास m2 है और इनके बीच का जो गैप है वो गैप है r1 2, गैप बिटवीन r1 मास 1 एंड मास 2। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं U12 इक्वल टू माइनस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फर्स्ट मास सेकंड मास डिवाइडेड बाई गैप बिटवीन द मासेज। ये बात। दूसरा मैं इसको यूँ समझ सकता हूँ, अब देखो हम अगर मान लो यहाँ पर मेरा मास हो एक, ये मास है m और इस मास से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P और P पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P दिस विल बी इक्वल टू माइनस Gm डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक मास रख देता हूँ P पॉइंट के ऊपर, मान लो ये रख दिया मैंने m नोड। तो अब क्या होगा, ये जो दोनों मासेज हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और ये जो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन है इनके मासेज की वजह से, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इस एनर्जी को कैसे काउंट करेंगे, अगर मान लो मेरे पास ये दो मास हैं, जो मैं इनका एग्जांपल लूँ तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन टू मास सिस्टम के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, दैट विल बी U इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल है P पॉइंट के ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दो वहाँ पर P पॉइंट के ऊपर जो मास रखा है उससे। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, देखो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, अब Vp की वैल्यू क्या है, माइनस Gm डिवाइडेड बाई R इंटू m नोड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं पोटेंशियल को मास से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को उस पॉइंट के ऊपर जो मास रखा उससे मल्टीप्लाई कर दूं
तो मेरे पास टू मास सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है मेरे पास एम नोड के अलावा मान लो दो मास रखे हों, एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ले लिया, ये पॉइंट है मेरा, मान लो क्यू पॉइंट है ये, और क्यू पॉइंट के ऊपर एक और मास रखा हुआ है यहाँ पे, ये मान लिया एम नोड 2 है और ये एम नोड 1 है। तो फिर अब हमारे पास दो मास हो गए अलग अलग पॉइंट के ऊपर। तो अब ये हमारा सोर्स है, ये वाला अपना सोर्स था जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है पी पॉइंट के ऊपर और क्यू पॉइंट के ऊपर। तो अब एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको अब लिखूँगा U ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड द मास प्लेस्ड एट पॉइंट P, जो कि एम नोड 1 है हमारा ये वाला, प्लस दूसरा जो फैक्टर आएगा दैट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट Q, और Q पॉइंट पे जो मास रखा है उसके साथ इसका प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस अब ये दोनों मासेज है ना, जो कौन से ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ M1 एंड M2 वो भी आएगी। तो अब देखो, एम नोड 1 एंड एम नोड 2 ये भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इनके बीच का जो गैप है ना उसको मैं मान लेता हूँ R12, ठीक है। तो वो भी आएगा, और उस इंटरेक्शन एनर्जी को हम इस फॉर्मूला से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 M1 एंड M2 मास, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब इस थ्री मास सिस्टम की जो एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी Vp। Vp की वैल्यू क्या है? Vp इज़ दिस वन, ठीक है। और इसको लिख दूँ मैं R1, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं R2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस जी मास, ये सोर्स मास है अपना, ठीक है, और डिवाइडेड बाई फर्स्ट मास है एम नोड 1, ये रखा हुआ है एम नोड 1। तो एम नोड 1 से इसके पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट पॉइंट क्यू है, और क्यू पॉइंट पे एम मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, ये भी माइनस है। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस जी एम डिवाइडेड बाई R2, ठीक है, और मास कितना रखा वहाँ पे एम नोड 2, क्लियर। अब ये पेयर हो रह गया, प्लस मेरे पास आ जाएगा माइनस जी एम नोड 1 एम नोड 2 डिवाइडेड बाई R12। तो देखो, ये जो थ्री मास सिस्टम है, ये वाला जो थ्री मास सिस्टम है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें तीन पेयर हो गए। अगर मेरे पास एक मास और ऐड हो जाए, यहाँ पर मान लो एक मास और हो एम नोड 3, तो ये एम नोड 3 है ना, सब के साथ जितने भी पॉइंट मासेज हैं उन सब के साथ इंटरेक्शन करेगा। ये इसके साथ भी करेगा, एम के साथ भी, एम नोड 2 के साथ भी, एम नोड 3 के साथ भी, यानी कि थ्री पेयर और ऐड हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। और अगर मैं एक मास और ले लूँ एम नोड 4, तो अब ये एम नोड 4 ये सब के साथ इंटरेक्शन करेगा, एम के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, सब के साथ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जितने भी पॉइंट मासेज हम एक्स्ट्रा लेंगे उतने ही पेयर्स हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
उसमें ऐड होते चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्या देखना है, इस चीज़ से, ये जो एनालिसिस आपने किया है, इससे हमें दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो ये है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता लग जाए और उस पॉइंट के ऊपर मास कितना रखा है ये पता लग जाए, तो आप उस मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी लॉजिक का यूज करके हम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो याद रखें, फॉर्मूला है अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, दिस इज इक्वल टू V इंटू मास। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। और अब पहला एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमारे पास एक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये एक सेल है। तो सेल की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी सेल है और इस सेल का मास है कैपिटल M, इसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, और इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चीज़ और यहाँ पे हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली वो एनर्जी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर देखो, अब जो पहले वाला एग्जांपल है, हमने कहा यहाँ पे हमने अलग अलग मास लिए, तो जितने मास हम लेके आ रहे हैं उतने ही पेयर हमारे ऐड होते चले जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं और भी पॉइंट मासेज यहाँ पर लेके आऊँगा, उनको भी मैं अरेंज करूँगा, यहाँ पर कहीं भी अरेंज करता हूँ, तो उतने ही मेरे पेयर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो सेल बनी है, ये सेल किस तरीके से बनी हुई है। इस सेल का क्या हम एक बार में ही मास लेके आए हुए हैं, कैपिटल मास एक बार ही हम ले आए। तो शुरू में मान लो, जैसे यहाँ पर मैं एक स्पेस कंसिडर कर लेता हूँ और आप इस चीज़ को समझें। सबसे पहले ये मैंने एक स्पेस कंसिडर कर लिया। इस स्क्वायर के अंदर अब मान लो मैं एक पॉइंट मास लेके आता हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट मास ले आया। तो जब मैं एक मास को लेके आया तो इसका इंटरेक्शन कोई और पार्टिकल है ही नहीं, तो इसका इंटरेक्शन और किसी पार्टिकल के साथ होगा ही नहीं। कहाँ से होगा, जब पार्टिकल ही नहीं है तो इंटरेक्शन भी नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पॉइंट मास की एनर्जी 0 है। ठीक है, पर जब मैं दूसरा पार्टिकल लेके आऊँगा, ये मैं दूसरा पार्टिकल ले आया, पहला पार्टिकल मान लो M1 था, दूसरा पार्टिकल M2 था। तो जब मैं दूसरा पार्टिकल लेके आया तो दूसरा पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा है, तो इनका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्टिकल जब आता है जब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -GM1M2 डिवाइडेड बाई R12। ठीक है, तो कहने का मतलब आप मासेज को है ना, एक एक पॉइंट मास को आप लेके आते हैं और फिर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बनती है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास एक सेल है और सेल का मास है कैपिटल M। तो इनिशियली यहाँ पे कोई भी मास नहीं था। इनिशियली यहाँ पे जो मास था वो 0 था, और फाइनली जब ये पूरी सेल आपने ऑर्गेनाइज कर दी तब इसका यहाँ पे मास कितना हो गया, कैपिटल M। तो अब हम 0 और कैपिटल M इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट ले लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास मास होगा स्मॉल m। ठीक है, तो
मैं इसको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो 0 और कैपिटल एम, इसके बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेज ले लिया मैंने, ठीक है। और अभी इसका मास कितना है, स्मॉल एम, समझ पा रहे हो। तो अब देखो, आप और मास लेके आओगे, डीएम मास और ले आई, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये देखना है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज पे सेल है जिसका मास स्मॉल एम है, इसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। सेल के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है वो, तो प्लीज़ पहले उसको देख लें। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंटरमीडिएट स्टेज है, और उस स्टेज पे हमारे पास सेल का मास हम बिल्डअप कर रहे हैं, और मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है। और रेडियस कितनी है इसकी, और कितना डिस्टेंस पे हम मास गैदर कर रहे हैं, आर डिस्टेंस के ऊपर आप इसको गैदर कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट ले लिया इसके सरफेस पे, मान लो ये पॉइंट है पी। तो जब इसका मास स्मॉल एम है और इसकी रेडियस है हमारी कैपिटल आर, देखो ये, ठीक है ना। तो जितना भी मास आएगा वो यहीं पर अटैच होगा, यहीं पर एडजस्ट करना है सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर। तो अभी हम कितना कर चुके हैं, एम। तो जो एम हमने मास यहाँ पे गैदर कर लिया है, उसकी वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा V इक्वल टू V डैश, इंटरमीडिएट स्टेज है ये, ठीक है। तो V डैश दिस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G M डिवाइडेड बाई आर, इतना मास आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लो DM, मैं DM मास और लेके आता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी, और इस मास को यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जितना भी मास लेके आऊँगा मैं, चाहे थोड़ा लेके आऊँ चाहे जितना भी लेके आऊँ, वो मैं यूनिफॉर्मली डिपॉजिट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं DM मास और लेके आऊँ, तो DM मास को इन्फिनिटी से यहाँ पर जमा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग द मास DM फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर और मास अकोमोलेट किया है DM, तो जो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी DU, दैट विल बी इक्वल टू, क्या करना है आपको, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर देना है। और मास कितना लेके आए आप, DM लेकर के आए, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया DM। तो अब आपको V डैश की वैल्यू पुट करनी है, दिस विल बी माइनस कैपिटल G M डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो ये हो गया V डैश पोटेंशियल इंटू DM, और ये आ गया मेरे पास DU, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझने की बात क्या है, हम मास बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे R डिस्टेंस पे सेंटर से। तो इनिशियली 0 था और फाइनली कितना हो गया, कैपिटल M, और स्मॉल m इंटरमीडिएट स्टेज है। तो इंटरमीडिएट स्टेज पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो, उसको DM से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और DM यूनिफॉर्मली अकोमोलेट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया ये स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी में फुल चेंज, यानी कि टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सेल, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस DU को इंटीग्रेट कर दो, एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, देखो अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो DU को इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियली 0 एनर्जी थी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब कोई पार्टिकल नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। और फाइनली मान लो एनर्जी हो गई U, ठीक है।
तो दिस विल बी यू ऑफ द सेल, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे इस वाले रिलेशन का, तो माइनस कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आर। अब देखो यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1, तो m वेरिएबल है, मास अकोमुलेट हो रहा है, ठीक है। मास आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इस सेंटर O से r डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली अकोमुलेट करते जा रहे हैं। और कब तक करोगे, जब तक टोटल मास कैपिटल M ना हो जाए, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे m dm, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल M। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल R और M की पावर हो गई 2 डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू कैपिटल M। सो इन दिस वे you can calculate the gravitational potential energy of a cell. This will be equal to minus capital G by R m square by 2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। एक बार इसको फिर रिवाइज करवा दूँ। देखिए बेसिक फंडा क्या यूज़ किया हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया है और उसको मास से मल्टीप्लाई किया है, ये फार्मूला आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो सेल का एग्जांपल है ये। तो सेल वाले केस में हम क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इंटरमीडिएट स्टेज के लिए और उसको बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया है और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं यहाँ से क्या ड्रा कर सकते हो आप। तो पहली बात तो ये है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है सेल की, वो एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भी हमारा मास है ग्रेविटेशनल सेल का जो मास है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा पॉइंट है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, यानी कि ये साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये हमें पता होने चाहिए। इन पर न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, जैसे 2 सेल दे देगा, 2 सेल दे दी अलग अलग साइज़ की और मास सेम हो और पूछ ली कि उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको वो करनी है, आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और सॉल्व करने। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव then please share this video and subscribe my channel. Thanks for watching.